डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट के पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस को हम जारी रखते हैं। कुछ दिन बीच में गैप हुए हैं, कुछ और थीम पे मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। शुरुआत करते हैं पार्ट 2। शुरुआत मींस कि आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों का इंडेवर यह है कि सारे जो 26 साइकिल हैं, जितने अभी तक के क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी के, उनको थीम वाइज कैटेगराइज किया जाए और एनालाइज किया जाए और समझने की कोशिश की जाए कि किस रेंज के क्वेश्चन आते हैं, एंड विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये प्रयास है और मुझे लगता है ये बेस्ट वे है यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करने का। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 में, जिसमें हमने 5 साइकिल लिए हैं 2011, जब से ये एमसीक्यू बेस्ड यूजीसी नेट शुरू हुई है, से 2013 के आधे तक जो है हम लोग जा रहे हैं 5 साइकिल तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट अस बिगिन। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये वीडियो ना केवल यूजीसी नेट के मेरे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो पीजी इंट्रेंस टेस्ट के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक स्टेट वाइज जो सेट होती है या अदर्स एग्जाम, उनके लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले यदि सिलेबस, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको एक क्यू मैं हमेशा देता हूं कि सिलेबस को बार 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 देखिए। एक भी थीम आपको बचना नहीं चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ इकोलॉजिकल अप्रोच, तो आप इकोलॉजिकल अप्रोच बेस्ट तरीका क्या है? किताब मत खोजिए। मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सा बुक है बेस्ट है, गूगल पे जाइए, इकोलॉजिकल अप्रोच लिखिए, उसमें जो कुछ आर्टिकल आते हैं उससे अपने को रिवाइज कीजिए। उसके भी पहले आप पॉल साइंस हेल्प चैनल पे जाएं और वहां इकोलॉजिकल अप्रोच की जो रिग्स की वीडियो है उसको देखिए। ये बेस्ट तरीका है। फिर अपने नोट्स उससे तैयार कीजिए या तैयार किए हुए को रिवाइज कीजिए, और फिर पास्ट ईयर पेपर देखिए और ये देखिए कि इकोलॉजिकल अप्रोच से किस रेंज के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे। सेम हर थीम को इस तरह से आप फोर्टिफाई कीजिए। मतलब पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए नेट से और पॉल साइंस सेल वीडियो और अपने नोट से, या और कोई जो सोर्स आपको अच्छा लगता है। देन टूट पड़िए पास्ट ईयर पेपर पे, ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस थीम से किस रेंज के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फाइनली जो है उसी तरह के उसी रेंज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपने हर थीम का ऐसा कर लिया तो यू आर थ्रू। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 2011 दिसंबर से, जहां से कि यूजीसी नेट एमसीक्यू बेस्ड शुरू हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि एनपीए जो है फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से निकल के आई थी। ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मारिनी ये करता धरता थे फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 के। और वहां पे जो है एक नई तरह की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उभर के सामने आई थी, जो लेस रिजिड था, लेस रूल रेगुलेशन, लेस इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड था। वो ज्यादा क्लाइंट या कस्टमर फोकस था, जो चेंज ओरिएंटेड था, जहां की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वाहक होता है जो समाज में एक वैल्यू लोडेड चेंज लाए। ये फैक्ट से जो वैल्यू को सेपरेट करने की कोशिश थी, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश थी एक तरह से। इसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी से जो अलग करने की कवायद शुरू से चलती थी, उसको भी इसने मिटा दिया था। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या करेक्ट नहीं है, तो ये मैंने कलर कोड भी दे दिया है। वायलेट का मतलब है कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और क्यों मीडियम है? क्योंकि इसके ऑप्शंस आपको पता लगेगा। इट इज मोर पब, ये कह रहा है कि नॉट, इसमें इसका मतलब है कि केवल एक ही गलत है, बाकी तीन जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर हैं। इट इज मोर अबाउट ओरिएंटेड, इट इज मोर पब्लिक ओरिएंटेड देन जेनरिक। एकदम ये बिल्कुल सही है, इसलिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ज्यादा फोकस इसका जो है पीपल के तरफ था, चेंज ओरिएंटेशन के तरफ था, रिलीवेंट था, और एक तरह का पब्लिक स्पिरिटेडनेस को इसमें बढ़ानी थी, और वैल्यू ओरिएंटेशन लाना था। वैल्यू बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। इट इज मोर एनालिटिकल देन डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ पे यदि आप देखें, मैंने नेट से इसको डाला है, तो इट इज मोर पब्लिक, हमने पहले देख लिया। लेस डिस्क्रिप्टिव, यहाँ लेस डिस्क्रिप्टिव है। इट इज मोर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज मोर एनालिटिकल देन डिस्क्रिप्टिव। तो सही है, ये लेस डिस्क्रिप्टिव था, मोर एनालिटिकल था। इट इज मोर कस्टमर ओरिएंटेड देन इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड। यहाँ पे देखिए, लेस इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड, मोर क्लाइंट। यदि क्लाइंट को कस्टमर बोल दें आप, वैसे यहाँ क्लाइंट कहा गया था उसमें, तो ये भी सही होता है। इट इज मोर कस्टमर ओरिएंटेड देन इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड। इट इज मोर वैल्यू लेडन देन बीइंग न्यूट्रल। अब
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आके अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये भी सही है, इट वॉज मोर वैल्यू लेडन देन बीइंग न्यूट्रल। तो इसमें कोई भी जो है आपको ऐसा बनता नहीं है, आ, कोई भी ऐसा नहीं बनता, इसीलिए ये क्वेश्चन हमें लग रहा है चैलेंज भी किया जाना चाहिए। अब आप इससे अधिक जो है आप देख लीजिए, आपको नॉलेज काफी मिल गया है। इसका ऑफिशियल आंसर मुझे लगता है कि शायद ये है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन मार्क है एज पर दिस, और मुझे भी लगता है कि इट वाज मोर एनालिटिकल देन डिस्क्रिप्टिव। ये कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं था, इट वाज एनालिटिकल। एनीवेज, पहला ही क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क उस पर कर रहा हूँ जिसपे कि और रिसर्च की जरूरत है, मेरे स्टूडेंट करें और मुझे भी बताएं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इस पे चैलेंज किया गया होगा या किया जाना चाहिए। अब 23, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी फॉयल, हेनरी फायोल जो है उनको आप इस बुक के थ्रू जरूर जानिए, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में। इन्होंने इसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, जो पूरी दुनिया में उस समय में आगे और अभी भी वो यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये 14 प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने जो है 6 मैनेजरियल एबिलिटी भी बनाए थे जो थोड़ा लेस नोन है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें उन्होंने बोला था कि मैनेजर जो है या कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें 6 क्वालिटी होनी चाहिए। उसका फिजिक अच्छा होना चाहिए, हेल्थ, विगर, पर्सनैलिटी, मेंटल, उसमें जो है मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जजमेंट का, मेंटल विगर एंड ऑल, डिसीजन मेकिंग, मोरल जो है इनर्जी, फर्मनेस, इनिशिएटिव, लॉयल्टी, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल जो जो फंक्शन जो परफॉर्म करता है उससे रिलेटेड जो है टेक्निकल नॉलेज उसको चाहिए, और एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अर्बिट भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन मार्क्ड है, बिकॉज इसमें अपियरेंस भी सही है, टेक्निकल नॉलेज भी सही है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी सही है, यहाँ देखिए, और टैक्टफुलनेस जो है इसमें नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो टैक्टफुलनेस शायद जो है वो सही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है बी, टेक्निकल नॉलेज, जबकि इन्होंने कहा है कि टेक्निकल नॉलेज चाहिए पिकुलियर टू द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। तो अब इस पे भी ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है। आप इसे घबराइए मत, आगे वाले क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको ये देता है कि 6 मैनेजरियल एबिलिटी फाइल ने दिया है, और ये भी क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के जैसा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए दो तरह से मैंने रेड कलर मारा है, एक जो प्योर रेड है वो आर्बिट है, मतलब जिसमें उठपटांग क्वेश्चन है, और दूसरा जो डिफिकल्ट है वो मरून कलर से है। तो ये डिफिकल्ट है लेकिन उठपटांग नहीं है, आर्बिट नहीं है। Which of the following is not one of the functional foremen who sit in the planning room as suggested by Taylor? अब ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है इसलिए डिफिकल्ट है। टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ईच लेबर रिपोर्ट्स टू 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सुपरवाइजर या फोरमैन, जिसमें से 4 प्लानिंग फोरमैन होते हैं और 4 एग्जीक्यूशन होते हैं। 4 जो प्लानिंग फोरमैन का नाम यहाँ दिया गया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और एग्जीक्यूशन फोरमैन में जो है नाम उन्होंने दिया था, यहाँ एस होगा, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब आप देखिए कि स्पीड बॉस जो है वो वन ऑफ द एग्जीक्यूशन फोरमैन है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें से कौन प्लानिंग रूम वाले नहीं है, तो ये प्लानिंग रूम वाला नहीं है क्योंकि ये एग्जीक्यूशन रूम में है, तो इसलिए ये सही है। बाकी आप देखिएगा तो ये तीनों जो हैं वो प्लानिंग फोरमैन है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अंदर घुस करके है। The scholar who, after finding Max Weber model of bureaucracy irrelevant and inappropriate for explaining the administrative ecology of the developing and traditional society, developed prismatic and Sala model for the study of the society. ये आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज देता है। ये कहता है, वैसे तो ये बात रिग्स के बारे में हो रही है, आपको पता चल गया होगा, जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, वो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी एक तरह से फादर हैं। उन्होंने ही ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी, उस सोसाइटी कहा जो ट्रांजिशनल सोसाइटी है, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी के बीच में, जैसे इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड ऑल। और उन्होंने जो है बहुत इनोवेटिव वर्ड यूज किया, जैसे प्रिज्मेटिक, साला, बाजार कैंटीन, सेलेक्ट एंड ऑल। तो लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं कि ही वॉज वन जिन्होंने कि वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था उसको नकारा डेवलपिंग नेशन के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आंसर तो बहुत आसान है, रिग्स। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले लीजिए कि रिग्स यूज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, वही जो अल्बर्ट गैब्रियल अल्बर्ट एंड बिंघम पावल ने डेवलप किया था सिस्टम अप्रोच को लेकर के, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को किया।
एंड ये भी याद कर लीजिए कि ये सब पूछा जाता है कि उन्होंने जो कंट्री कंपैरेटिव स्टडी किया था, वो डेवलपिंग कंट्री जो चुना था उसमें इंडिया भी था, थाईलैंड, फिलीपींस था। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। अच्छा देखिए, ये रीजन एजर्सन जो है ऑलवेज कंफ्यूजिंग यूजीसी नेट में होता है ए और बी के बीच में, ये बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है साइमन पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन मैक्सिमाइजिंग डिसीजन इज नॉट पॉसिबल। ये तो बिल्कुल ट्रू है, आपको पता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है वो एक सेटिस्फाइसर होता है, उसके पास टाइम एनर्जी लिमिटेड होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए वो बेस्ट डिसीजन नहीं लेता है, गुड एनफ डिसीजन लेता है, इसलिए वो मैक्सिमाइजर नहीं होता है। अब रीजन देखिए क्या है, ही बिलीव्स दैट रैशनैलिटी इज पॉसिबल इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये भी सही है, क्योंकि इन्होंने रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था वो रैशनलिटी बाउंडेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, कंप्रिहेंसिव रैशनलिटी नहीं होती है। कंप्रिहेंसिव रैशनलिटी का मतलब है कि आप कंप्यूटर के तरह, सुपर कंप्यूटर के तरह सारे अल्टरनेटिव के कॉस्ट बेनिफिट प्रोस कॉन निकाल सकते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव चुन सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, हम लोग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए ये बी होगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा कोई ऑथोरिटेटिवली नहीं कह रहा हूं, मुझे लगता है बी होगा और सही में इसने बी दिया है, लेकिन कई बार आप देखेंगे ऐसे सिचुएशन में भी ए ऑप्शन दिया गया है और वहां पे आप बिविल्डर्ड होंगे कि ए क्यों है। ये यूजीसी नेट के साथ प्रॉब्लम है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, फिर वही है रीजन एजर्सन। एजर्सन देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस शुड स्टडी फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज। अब ये अपने आप में सही है। क्यों सही है? क्योंकि यदि आप साइंस मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकेडमिक फील्ड को, तो साइंस में आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। जो इंपेरिकल फैक्ट है उसको ऑब्जर्व करके और उसी बेसिस पे आप थ्योराइज करते हैं, आप वैल्यू को वहां पिक्चर में नहीं लाते हैं। यहां है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर साइंस टू पोजेसेस कॉन्सेप्ट बिफोर इट डेवलप्स प्रिंसिपल। अब ये एक बहुत ही टफ है इसको नकारना या स्वीकार करना। एक तरह से ये कहता है कि आपको कोई प्रायर जो है नॉलेज नहीं चाहिए साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो एम्पिरिकली आपको आएगा उसी बेसिस पे आपको अपना थ्योराइज करना है। लेकिन दूसरा ये भी कहता है कि आपको एक ओवर आर्किंग पैराडाइम चाहिए, जैसे न्यूटन लॉ है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, तब जो है आप साइंटिफिकली और उससे रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। अब इसको किस ढंग से समझा जाए, मेरे अनुसार से जो मैंने पहला कहा वो समझा जाएगा और ये ट्रू है, और उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर होना चाहिए बेसिकली ए। मतलब कि ये इसको एक्सप्लेन भी एक तरह से करता है कि हमें जो है कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका प्रायर वैल्यू जैसा हो जाता है। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल आंसर है उसमें इसको गलत माना गया है और इसको सही माना गया है, और इसका ऑप्शन जो है सी है। अब मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आगे आप सोच लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये क्वेश्चन एकदम अरबिट उठ पटांग है। क्यों? मैंने सारे जो कमिटी हैं उसको नेट से रिसर्च करके देखा कि ये कब कब आई है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि ये इसमें मेन रिकमेंडेशन क्या थे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको हेल्प होगा। ये दो यूके में थे, ये दो यूएसए में थे। और सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्राउन लॉ है, तो ये जो है ब्राउन लॉ यहाँ पे टू से है, तो टू से स्टार्ट होता हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आ जाता है फुलटन, जबकि फुलटन नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए था एसेथॉन। इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि ये चैलेंज किया जाना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन ही, इसका ऑप्शन ही गलत है। अब आइए जून, हम लोग जून 2012 में आ गए हैं। अ, इसके पेपर 3 को हम लोग देख रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर। ये मैंने अर्बिट मारा है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये अर्बिट नहीं है, इसको मैरून कलर से होना चाहिए। बेसिकली ये पार्किंसन लॉ जो है बहुत फेमस लॉ है। पार्किंसन लॉ को यदि आप नेट पे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको कई जगह कई ब्यूरोक्रेट ने और मिनिस्टर्स ने और जो पॉलिटिकल लीडर उन्होंने इसको इन्वोक किया है या याद किया है।
ये लॉ बेसिकली क्या है? पार्किंसन लॉ, एक बुक उन्होंने लिखा था, पार्किंसन लॉ द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस, 1958 में मिस्टर पार्किंसन ने। उसमें उन्होंने दो लॉ दिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। ये मतलब आप डे टू डे में भी देखते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी को ऑफिस नहीं जाना है और उसको केवल नहाना है और केवल अपना डे टू डे करना है, तो पूरा दिन उसी में वो बिता देगा। और यदि उसको ऑफिस जाना है तो पता लगा कि वो आधे घंटे में फ्रेश होकर के सब कुछ करके दौड़ के ऑफिस भी चला जाएगा। तो ये कहता है कि यदि आपके पास जितना समय होता है ना, आपके पास में जो काम होता है वो उसमें फैल जाता है। इसीलिए आपको हमेशा लगता है कि आप बिजी हैं, जबकि आप बहुत ज्यादा काम उसमें कर सकते हैं। मतलब टाइम जो है वो खा जाता है, इस वर्क आपका एक्सपेंडेबल है टाइम में। दूसरा ये लॉ देते हैं कि एन ऑफिशियल वांट्स टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सबऑर्डिनेट नॉट राइवल्स। मतलब ये है कि हर जो ब्यूरोक्रेट या ऑफिशियल होता है वो अपने सबऑर्डिनेट की संख्या को बढ़ाना चाहता है, अपने राइवल की संख्या को नहीं, उसको काटना चाहता है। वो एक तरह का टफ वॉर जैसा होता है, अपना अपना रेजीम, अपने अपने रूल को सब जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड देन सेकंड लॉ कहता है कि ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर। मतलब वो इस तरह का है कि ये बेसिकली, ये सेकंड लॉ ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेल्फ एक्सपेंडिंग सिस्टम है। आप उसका कितना भी काम को घटा दीजिए, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे के लिए काम पैदा करता है, एक ऑफिशियल दूसरे के लिए काम पैदा करता है, और इसलिए काम का वॉल्यूम बढ़ते जाता है। इसका कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेटिक हिस्ट्री में मिलता है। आपको पता है, जब मुगल काल अपने ढहने के कगार पे था, औरंगजेब के लास्ट में, तो मनसबदारी सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेसी था वो औरंगजेब सॉरी औरंगजेब का था, ना कि वो अकबर का था। इसी तरह से जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में अपने अपने को समेट रहा था, उस जिस समय काम कम से कम होता जा रहा था, उस समय में उसकी ब्यूरोक्रेसी सबसे अधिक हैवी थी इंडिया में। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो जिस सरकार में कम काम होता है उसकी ब्यूरोक्रेसी और हैवी हो जाती है। वो इसी से आता है, ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर। तो ये पार्किंसन लॉ है। आई होप कि अब आप आगे कभी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए, रीजन रिजर्वेशन ये मीडियम कैटेगरी की है, वायलेट कलर की है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड स्टाफ एजेंसी इंडिस्पेंसिबल। लाइन स्टाफ मैंने कितनी बार आपको बताया है। स्टाफ एजेंसी को हम हॉरिजेंटल से दिखाते हैं, लाइन एजेंसी को वर्टिकल से। स्टाफ एजेंसी वो होते हैं जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट एडवाइजरी ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मान लीजिए कि जैसे रेलवे को लीजिए, उसमें जो स्टाफ एजेंसी है वो उसके हॉस्पिटल चलाएंगे, उसकी जो आप लॉ एंड जो पब्लिक वेलफेयर, इस टाइप की चीजें देखेंगे, जो कि उसके कोर नहीं है। और जो उसके लाइन स्टाफ है वो उसके कोर फंक्शनल जॉब को देखेंगे, लाइक स्टेशन मास्टर हुआ, लाइक सिग्नल इंजीनियर हुआ, लाइक ट्रेन ड्राइवर हुआ, गार्ड हुआ, ये लाइन है। इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि जो लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या उसके हिंदी विभाग होते हैं, उसके जो अदर एक्सपर्ट डिपार्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं, वो सब जो है फाइनेंस के, ये सब स्टाफ एजेंसी होते हैं, जो बेसिकली एडवाइस देने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव को होते हैं और सपोर्ट करते हैं वो लाइन स्टाफ को। और लाइन वो होता है जिसमें कमांड एंड कंट्रोल है, जिसका वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर फंक्शन को करता है। अब इस नॉलेज के बेसिस पे देखिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड स्टाफ एजेंसी इंडिस्पेंसिबल। क्यों? क्योंकि आईटी जो है एक सपोर्ट सर्विस है, स्टाफ सर्विस है, और आईटी के बगैर तो अभी कोई डिसीजन भी नहीं लिया सकता, कुछ नहीं लिया सकता। इसलिए आईटी ने स्टाफ एजेंसी को इंडिस्पेंसिबल बना दिया है। ट्रू है। स्टाफ एजेंसी असिस्ट द लाइन एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है? तो ये अपने आप में नहीं करता है मेरे अनुसार से। इसने इसलिए बी जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, मैं इसके साथ जाऊंगा, ये ठीक है, बी ही रखे। Who among the following defines public administration as the activity of the executive branch of the national, state and local government? इसको आप रेड भी कह सकते थे, मतलब डिफिकल्ट भी कह सकते थे, क्योंकि इस टाइप का जो डेफिनेशन होता है वो ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसको वायलेट कलर से मार्क किया है। ये हर्बर्ट साइमन ने ये दिया था। आपको सलाह मैं देता हूं कि जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन है, मैंने अपने एग्जाम गाइड में उसको एक जगह लिखा भी है, उसको एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। जैसे ड्वाइट वॉल्डो कैसे डिफाइन करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इस तरह से जो है
आप कम से कम 6-7 डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे है, जिसपे कि काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि एक जो बॉस है उसके अंदर में डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाले कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं। मान लीजिए S1 से लेकर के S5 तक एक लिमिट है ना एक मैनेजर की कि कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है, वही उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अब देखिए होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन में जितना लो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब कि यदि एक मैनेजर केवल 3 ही को देखेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हिरार्की बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें बहुत लेवल होंगे। और यदि आप उसको फ्लैट करना चाहते हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ही मैनेजर जो है हो सकता है 10 सबऑर्डिनेट को देखे, लेकिन वो डिफिकल्ट हो सकता है। ये बेसिकली मिलिट्री से आया है स्पैन ऑफ कंट्रोल। वहां पे जो मिलिट्री के जनरल के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट होते थे, कितने मतलब मेजर या जनरल, मेजर या लेफ्टिनेंट उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे, उस बेसिस पे ये कमांड बनता था। तो इसलिए इसको मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेनशिप भी कहते हैं, मतलब मिलिट्री से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स टफ है, कि ये वर्ड ब्यूरोक्रेसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, आप लोग से बहुत लोग जानते होंगे कि ये विंसेंट डी गॉर्नी जो है, ये फ्रेंच थे, इनका दिया हुआ है। इसके पीछे जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, कि फ्रांस में उस समय में लुई 14 थे, आई आई होप, और उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। मर्केंटाइल बेसिस पे उन्होंने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो रूल रेगुलेशन, जो बहुत सारे चीजों को स्ट्रीमलाइन किया था उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन उससे जो है इतना ज्यादा रिजिडिटी आ गई थी रूल रेगुलेशन की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुकने लगा था। तो उस समय में 1751 में जीन क्लॉड मैरी विंसेंट डी गॉड ने जो है, ही बिकेम द कॉमर्स, फ्रांस का जो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉमर्स, कह लीजिए कॉमर्स मिनिस्टर जैसा। तो उनको बहुत मतलब एक तरह से एंग्विश हुआ उस समय का स्ट्रक्चर देख करके, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल रेगुलेशन से भरा हुआ था, जिसको ये चिंता नहीं थी कि कैसे ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो अपने ही रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन के जो नॉर्म है उसके पीछे वो पड़ा हुआ है। और उसको उन्होंने डिस्पैरेजिंगली, मतलब कि दूसते हुए, उन्होंने ब्यूरोक्रेटी कहा था। ब्यूरोक्रेटी मतलब जिसका ट्रांसलेशन होता है गवर्नमेंट बाय डेस्क, मतलब कि डेस्क पे बैठ करके, ये नहीं देख रहे हो कि फील्ड में हो क्या रहा है, एक डेस्क पे बैठ करके अपने रूल रेगुलेशन किताब निकाल करके और केवल अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हो, मतलब कि पर्दे के पीछे से रूल रेगुलेशन बेस्ड इम्पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जमीनी सच्चाई से कटा हुआ। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी इस तरह से जो है पेश किया था। सो ही क्वाइंड द वर्ड ब्यूरोक्रेसी टू डिस्क्राइब ए गवर्नमेंट रन बाय इनसेंसिटिव क्रिएटर्स एंड इनफोर्सर्स ऑफ रूल who neither understood nor care about the consequences of their actions. He coined the term bureaucracy, translation government by desk, मतलब एक तरह से दूसते हुए, और वही बाद में जो है ब्यूरोक्रेसी में कन्वर्ट हुई। आई होप कि आगे कभी आप भूलेंगे नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी? फिर से वही लाइन स्टाफ आ गया, ये काफी बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है। तो अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, एडवाइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आपको आएगी, कि ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है। प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, आपको मेडिकल सर्विस है, फाइनेंस सर्विस है, लीगल सर्विस है, ये सब भी जो स्टाफ सर्विस है। तो मतलब ये क्यों इन्होंने दिया आई डोंट नो, लेकिन फिर भी इससे बेहतर ऑप्शन है एडवाइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव। वैसे ये भी उतना सही नहीं है, क्योंकि केवल उनका काम एडवाइस चीफ एग्जीक्यूटिव करना नहीं होता, वो लाइन जो फंक्शनरी होते हैं उनको वो एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिग्स पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी? फिर से जो है फ्रेडरिक्स आ जाते हैं, वही जिन्होंने डेवलपिंग सोसाइटी के लिए, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लिए बहुत सारे मॉडल निकाले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें इनका जो प्रिंसिपल था उसमें से क्या सही नहीं है? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, फ्यू सोसाइटी आर ट्रेडिशनल, सही है। डेवलप्ड सोसाइटी आर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, यही तो उन्होंने कहा था, डेवलप्ड डिफ्रैक्टेड है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है फ्यूज्ड है, और जो डेवलपिंग सोसाइटी है वो प्रिज्मेटिक है। एस्क्रिप्टिव मतलब जन्म से आधारित जो आपको मिलता है। एस्क्रिप्टिव वैल्यूज आर फाउंड इन डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, नो, एस्क्रिप्टिव वैल्यू जो है फाउंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। मतलब जो जन्म से आधारित जो आपको इंटाइटलमेंट मिलता है, जो वैल्यूज मिलती हैं, वो सब ट्रेडिशनल सोसाइटी का लक्षण है।
तो इसीलिए ये सही नहीं है, तो यही है। बाकी ट्रेडिशनल सोसाइटी हैव एस्क्रिप्टिव वैल्यूज, वो तो ये सही है। द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रेप वाइन। ये ऑर्गेनाइजेशन यदि आप थोड़ा भी पढ़ेंगे, उसमें ह्यूमन अप्रोच देखेंगे, तो उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ये है जो हिरार्की है, कमांड कंट्रोल है, सबऑर्डिनेट है, बॉस है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल है। लेकिन एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है, जो लंच ब्रेक पे लोग मिलके साथ खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कैंटीन में चाय पीते हैं, मैदान में बैठ के ताश खेलते हैं, शाम में वो क्लब में जाते हैं, लॉबी में मिलते हैं, पानी पीने के जगह पे जो जो एक्वागार्ड जहाँ रखी है वहां पे लोग बातचीत करते हैं, कॉफी शॉप पे बात करते हैं। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और उसमें जो इंफॉर्मेशन चैनल होती है वो ग्रेप वाइन, अंगूर के लत्ते की तरह कही जाती है। आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन को फैलानी है तो बस आप एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डाल दीजिए कि भाई देखो ये चीफ एग्जीक्यूटिव का ट्रांसफर हो रहा है, और देखिए कि पलक झपकते जैसे ट्विटर टाइप की होती है, आपको वो बात ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी। लेकिन यदि आप फॉर्मल वे में इंफॉर्मेशन को देंगे कोई नोटिस बोर्ड पे, तो पता लगा कि वो 2 दिन में लोगों को पता लगेगा। इसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि इल्टन मायो जो है, जिन्होंने ह्यूमन अप्रोच दिया ऑर्गेनाइजेशन में, वो ग्रेप वाइन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने भी प्रमोट किया था। इजी क्वेश्चन ये सब है। ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इतने सारे आपको पता है। देखिए, इसमें तो हम लोग गेम खेलते हैं ऑलवेज, आपको पता है मैचिंग गेम। टेलर को आप मिलाएंगे किससे? इंसेंटिव सिस्टम से। इन्होंने जो डिफरेंशियल रेट सिस्टम किया था, ए का 4, और आपका ए का 4 में ये सही है, ये सही है, तो ये दो तो ऐसे ही खत्म हो गया 50-50। फायोल, हेनरी फायोल, अभी हम लोगों ने देखा, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। लेकिन हर्जबर्ग जो है वो आपको पता है कि उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, डिससेटिस्फायर और मोटिवेटर। तो डी का 2 ले लीजिए, तो डी का 2 इसमें है और आपका एक काम बन गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि चेस्टर बर्नार्ड ने जो है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस या जोन ऑफ इनडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, तो बी का 3, तो बी का 3 तो सही है। तो इसीलिए स्केलर कॉन्सेप्ट जो है ये हेनरी फयोल का है। तो स्केलर चेन बेसिकली जो कमांड एंड कंट्रोल चेन जो होता है कि एक बॉस, उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट, फिर उसके नीचे मतलब उसका सबऑर्डिनेट, ये जो चेन चलता है इसको स्केलर चेन कहते हैं। उन्होंने इस तरह से उसको दर्शाया था। मान लीजिए कि 2 डिपार्टमेंट है, दोनों की अपनी अपनी हायरार्की है, अपना अपना चेन है। अब यहाँ पे आप जो है इसको भी समझ लीजिए कि यदि यदि मान लीजिए यहाँ पे एक मैनेजर है, उसको अपने काउंटर पार्ट से बात करनी है, तो उसको ऐसे तो हायरार्की में इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन वो कई बार इफिशिएंसी के लिए क्विक, यदि कोई इमरजेंसी हो तो उसको गैंग प्लैंक कहते हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये गैंग प्लैंक जो है ये भी काफी पूछा जाता है, उसके स्केलर चेन से रिलेटेड है, जान लीजिए। हु स्टेटेड दैट द बजट इज ए सीरीज ऑफ गोल्स विद प्राइस टैग अटैच्ड? आपने देखा होगा डिफरेंट एग्जामिनेशन में कि बजट से रिलेटेड जो डेफिनेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन को पूछा जाता है, सेम वे में बजट के भी डेफिनेशन को पूछा जाता है। तो ये इसलिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन कई बार आपको यदि तो आप लकी हैं तो आपको वो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ये जो है वाल्डावास्की ने कहा है, आप जस्ट उसको याद कर सकते हैं। इसमें एक दो और मैंने आपको पिछले पिछले PYQ में बताया, आप उसको एक नोट के फॉर्म में ले सकते हैं, मैं अपने गाइड में भी इसको डाल दूंगा। अब हम लोग चलते हैं पेपर 3, ये सॉरी ये पेपर 2 था, मैंने 3 बोल दिया था शायद। ये जून 2012 के पेपर 3। पहले आपको पता है कि 2 पेपर होते थे, एक में 50 क्वेश्चन होते थे, दूसरे में 75। अब तो एक ही पेपर होते हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये 75 क्वेश्चन वाले हैं। इसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन को खोज करके एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल। अब ये बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ दिए हैं, और ये गुलिक एंड उर्विक एंड फायोल से रिलेटेड हैं। ये मैंने वायलेट में इसलिए मारा है कि इसके ऑप्शन के चलते ये बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं रह गया। वैसे तो इतना जानना बहुत डीप, बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आप ऑप्शंस से देखें तो दो तो स्टेटमेंट जो है वो जरूर सही है, और मतलब चारों भी सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं। अब यदि इसको हम पढ़ेंगे, इन वर्किंग आउट ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल गुलिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फायोल्स 14 प्रिंसिपल। ये यदि थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं तो आपको पता होगा, और आपको नहीं भी जानने की जरूरत है, क्योंकि सब में ऑप्शन 1 जो है वो
कॉमन है और करेक्ट है। इसका मतलब है कि बिना जाने हुए भी आप केवल ऑप्शन देख के ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है, ये अपने आप इसी से पता लग गया, हमको नहीं जानना है। अब आइए सेकंड पे। सेकंड भी यदि आप देखें तो केवल एक ऑप्शन छोड़ के सब में सेकंड है। तो ये है उर्विक वार्न्स अगेंस्ट द यूज ऑफ कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आपको इस टाइप का जनरल स्टेटमेंट आपको जनरली सही होगा, इस ऑप्शन को देखने पे तो और भी लगता है कि ये सही होगा। इसलिए ये भी ट्रू है कि कमिटी सिस्टम, अभी भी लोग कहते हैं कि किसी चीज को गड्ढे में डालना है तो कमिटी बना दो। गुलिक गिव्स नो रिगार्ड टू द बेसिस ऑन विच वर्क में बी डिवाइडेड। अब देखिए इस टाइप का जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है इसको आप क्रूड स्टेटमेंट कहते हैं, ये जनरली रॉन्ग होता है। और ये ऑप्शन देख के भी लग रहा है कि ये यदि सही होगा तो सब सही हो सकता है, तो इसको अभी डाउटफुल रखिए। फायोल बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, और यूनिटी ऑफ कमांड तो बिल्कुल फायोल का 14 पॉइंट प्रिंसिपल में है, तो ये तो 4 तो ट्रू है ही। तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन केवल बचा है, या तो ये सही होगा मतलब सभी सही है, या नहीं तो 1 2 और 4 होगा, 3 सही नहीं होगा। तो चूंकि ये क्रूड स्टेटमेंट है इसको जनरली रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए आप सेफली इसको रॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वायलेट है। मतलब आपने देखा कि बिना पूरी तरह से जाने हुए भी इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ आइए, ये तो कोई बहुत मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो मैचिंग गेम हो जाता है, आपको सारा नहीं जानना। अब देखिए हर्जबर्ग फिर से आते हैं, जो टू फैक्टर थ्योरी जिन्होंने दिया है, तो इन्होंने जो हाइजीन थ्योरी दिया है, मोटिवेटर एंड डिससेटिस्फायर एंड हाइजीन अप्रोच एंड ऑल। तो ए के 3 से क्या बात बनती है, और देखिए वाओ ए के 3, और आगे आप बस मैच कर लीजिएगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ, बहुत आसान है, आप इसको मैच कर लीजिए, क्योंकि एक ही से आपका क्रैक हो जाता है, तो फिर तो केवल नॉलेज लेने के लिए आप इसको देखते हैं। According to Chester Bernard, which of the following is not correct about an order to be authoritative? इन्होंने ये कहा है बर्नार्ड ने कि कोई भी जो ऑर्डर होता है उसका एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टर पे डिपेंड करता है। मतलब जो सबऑर्डिनेट है वो यदि उसको मानता है तो वो अथॉरिटी है, नहीं तो नहीं है। और वो जो मानता है उस ऑर्डर को, उसके पीछे कुछ कुछ उन्होंने बोला कि ये होने से ऑर्डर जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो इसमें यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा वो फैक्टर नहीं है। तो जैसे कि ये कंफर्म करना चाहिए पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्डर यदि बॉस ऐसा देता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को आगे बढ़ाता हो तो सबऑर्डिनेट एकदम उसको एक्सेप्ट करेगा। इट शुड बी इंटेलिजिबल, सबऑर्डिनेट को समझ में तो आना चाहिए तभी तो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। इट शुड बी मोटिवेटिंग मॉनिटरीली, नहीं। यहाँ पे बर्नार्ड कहते हैं कि मॉनिटरी, आप कोई किसी को बोलेंगे कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, कोई गलत काम कर दो ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबऑर्डिनेट आपको विद्रोह कर सकता है। तो इसलिए आपको एक मिल गया, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इट शुड बी फीजिबल, मतलब उसके बूते में तो होना चाहिए। यदि आप किसी अपने प्यून को बोलोगे कि चांद तोड़ के ले आओ, तो थोड़ी आपका ऑर्डर को मानेगा वो। तो ऑफ कोर्स ये भी मतलब कि सही है, तो ये सी आपको केवल नॉट है। यहाँ पे चेस्टर बर्नार्ड के इस बुक को जरूर याद कर लीजिए, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और इनका जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है वो तो इतना पूछा जाता है, इसमें आगे आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मूनी एंड रिले, मूनी एंड रिले जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, 2 3 क्वेश्चन इसमें शायद 2 क्वेश्चन पूछा है। मतलब कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी बाय ए हायर ऑथोरिटीज, इसमें आपको मूनी रिले के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, मूनी के बारे में नहीं जानना है, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। यदि आप डिसेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि जब एक हायर ऑथोरिटी अपने लोअर ऑथोरिटी को कुछ पावर कन्फर कर देता है अपने बिहाफ में, तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। तो आप कॉमन सेंस से भी इस तरह क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। Who defined development administration as action oriented goal oriented administration system? ये इतना फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये एक तरह से फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड वेडनर का कथन है, इसलिए ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे आप यूएल गोस्वामी को भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई जगह पूछा गया है कि हु कॉइंड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कई बार तो कंफ्यूजन है, कई जगह लिखा गया है एडवर्ड वेडनर, और कई जगह जो है इंडियन, और बेसिकली क्वेश्चन आंसर में यूएल गोस्वामी का भी जिक्र आता है। यहाँ पे जो है चेस्टर बर्नार्ड ने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है वो मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, कहीं आपको यूज हो जाएगा। ही डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए social system, basically a system of consciously coordinated activities of 2 or more person। मतलब एक सोशल इंटरप्राइज है जहां 2 या 2 से अधिक लोग जो हैं वो कॉन्शियसली अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिस और एक सिस्टम बनाते हैं जिससे कि वो मिल करके वो आउटकम को
1 + 1 11 कर सके, मतलब एक आदमी जितना कर सकता है, जब दो आदमी जुड़ता है तो ये दो नहीं होता है, वो दो से ज्यादा हो जाता है। ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा अर्बिट है, जो मैं सोचता हूं आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर ये है, और आप इस पे और रिसर्च करना चाहें तो कर लीजिए। अर्बिट, एक दो अर्बिट तो बनता है। Who among the following introduced the concept of zone of indifference? ये पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब सब इजी क्वेश्चन है। जोन ऑफ इंडिफरेंस मैंने आपको बताया, चेस्टर बर्नार्ड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन इनका इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप भूल नहीं सकते हैं, यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तरह का यह हार्मनी था बिटवीन मैनेजमेंट एंड द लेबर, तो ये हार्मनी एंड कोऑपरेशन था। मतलब एक तरह का उनका कहना था कि मेंटल रिवॉल्यूशन हो जाएगा यदि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट भी या मैनेजर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने लेबर, दोनों मिल के काम को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड टू टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? मैंने पंचायती राज को इसमें लिया है, वैसे इंडियन पॉलिटी में भी ले सकता था। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटी है उसको आपको याद रखना चाहिए। उसमें अशोक मेहता कमेटी ने जो है वो टू टीयर की रिकमेंडेशन की थी, जो कि यहाँ पे सही है। जनता पार्टी ने इनको 1977 में लाया था, अच्छा हुआ ये नहीं माना गया, क्योंकि इसके पहले जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने 3 टीयर कहा था, अल्टीमेटली 3 टीयर ही लाया गया। तो एक तरह से मेरे अनुसार तो पर्सनली ठीक है। जीवीके राव कमेटी जो है वो 1985 में प्लानिंग कमीशन ने कंस्टिट्यूट किया था, तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग कमेटी की बात की थी, और ये कमेटी तो कुछ अलग कमेटी है। और एलएम सिंघवी कमेटी जो है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी। अशोक मेहता ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की थी पंचायती राज को। When was the Central Vigilance Commission set up by the Government of India? ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा है। 1964 में सीवीसी बनती है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, आगे भी पूछा गया है कि ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। वो कमेटी का नाम था सांथानाम कमेटी, जो 1962 में कंस्टिट्यूट हुई थी। 2 साल बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि एक सीवीसी जो है बननी चाहिए। तो सांथानाम कमेटी जो है एंटी करप्शन कमेटी है, उसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो है स्थापना हुई थी। पहले सीवीसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, बाद में सीवीसी एक्ट लाया गया और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। एक और ग्रीन क्वेश्चन देखिए, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सबसे पहले स्वीडन में आया था। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यदि आप कंफ्यूज हो तो स्वीडन को आप चूज कर सकते हैं। अधिकतर जो है स्वीडन एंड न्यूजीलैंड, ये दो कंट्री में बहुत सारे इनोवेशन इस टाइप के हुए हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट रीजनलाइजेशन, ये मैंने लाल से किया है, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम होगी। इसमें मैंने आंसर भी दे दिया है यहाँ, जो ऑफिशियल आंसर। अब देखिए इसमें क्या है। Talking point about responsibility, Follett, Mary Parker Follett, maintained that the distinction between those who manage and those who are managed is somewhat fading. मतलब कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है मैनेजर और वर्कर में, जो मेंटल रिवोल्यूशन केस मैंने भी आपको जस्ट बताया, टेलर ने भी यही बात कही थी। तो ये तो चलिए ट्रू है। Each individual function must be seen in terms of its interdependence with other functions in the organization. हर जो जॉब है वो इंटरडिपेंडेंट, इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ये भी ट्रू है। तो मतलब ऐसे देखा जाए तो ये ए भी हो सकता था, ऐसे कई केसेस में ये है, क्योंकि ये इसको एक तरह से एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो है कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने बी दिया है। ठीक है, आप इस पे सोच लीजिए। ए और बी में सावधान रहिए, बस मैं ये कहूंगा। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2012, उसके पेपर 2, और फिर देखें पेपर 2, पेपर 3, इससे जो है 2012 से हम लोग निकल पाएंगे। पहला ही क्वेश्चन जो है वो बाउंसर है, मतलब कि आर्बिट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एफ एम मार्क्स गार्जियन ब्यूरोक्रेसी? ये जो है वो कार्ल मार्क्स नहीं है, याद रखिए। एफ एम मार्क्स ने जो है गार्जियन ब्यूरोक्रेसी की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी को सबसे अच्छा समझने के लिए प्लाटो की गार्जियन को आप कॉम को याद कीजिए, जो कि फिलोसफर किंग और सोल्जर का जो ग्रुप था उसको उन्होंने गार्जियन क्लास कहा था। तो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी उसी टाइप की ब्यूरोक्रेसी है, मतलब जो एक तरह का सोसाइटी के लिए गार्जियन का काम करती है, पैट्रन का काम करती है। वो सोसाइटी को वो आगे बढ़ाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, और वो वैल्यू से गाइडेड होती है। वो एक तरह से
उसमें झील होता है कि सोसाइटी को हमें प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ा करके और उसको ले जाना है, मतलब और खुद अपने को वो सर्वस्व निछावर कर देती है। जैसे आपको याद है प्लेटो का गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, वो बैरक में रहते थे, फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उनको रखने की आज़ादी नहीं थी। तो इसीलिए वो कस्टोडियन होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, कंपिटेंट होते हैं क्योंकि एजुकेशन पे बेस था। आप याद कीजिए प्लेटो का। और ऑथोरिटेरियनिज्म तो हो ही जाती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को वो लागू करते हैं, लेकिन वो करप्ट नहीं होते हैं, करप्शन से उनका नाता नहीं होता है। इसी टाइप की ब्यूरोक्रेसी जो है वो एंशियंट काल में चाइना में सिविल सर्विसेज में लागू की गई, और वही इंडिया में भी ब्रिटिश काल में लागू करने की कोशिश की गई थी, और उसी का रूप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। अब आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि कितना वो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी बचा रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रेप वाइन, वो तो आपको याद हो गया होगा, इल्टन मायो और प्रोपाउंडेड बाय इल्टन मायो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है वैसे तो बहुत आसान होना चाहिए था। सिलेक्ट, मैंने आपको पढ़ाया भी है, सिलेक्ट इज द सब सिस्टम ऑफ रिग्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी। किस सब सिस्टम का पार्ट है? अब यहाँ पे ऑप्शन के चलते ये आर्बिट हो गया है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सिलेक्ट जो है ये दो वर्ड से उन्होंने मिलकर बनाया था, क्लब से सीएल ले लिया था और सेक्ट। उनका कहना था कि जो उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां डिसीजन मेकिंग, वहां पे जो ग्रुप्स होते हैं वो एक तो डेवलप्ड सोसाइटी के क्लब की तरह बिहेव करते हैं, जहां क्लब की अपनी मेंबरशिप होती है, रूल रेगुलेशन होता है, और वो एक जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो सेक्ट होता है उसके तरह भी बिहेव करते हैं, जहां पे कि वो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज और नॉर्म और अपने ट्रेडिशनल कल्चर उससे जो है गाइडेड होते हैं, अपने वर्ल्ड व्यू से। तो क्लब और सेक्ट के बीच में जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिलेक्ट जैसा दिखता है। अब यहाँ पे ये है कि सोशल सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम का भी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का भी, इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ के सबका पार्ट हो सकता है ये। मैंने तो अपने वीडियो में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट कहा था। अब यहाँ पे इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया है वो ए दिया है, तो अब आप देख सकते हैं, और मैंने नेट पे पढ़ा तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम का इसको पार्ट बोला है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क में कर रहा हूं। द बुक इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑथर्ड बाय, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये 1927 में लिखी गई थी। ये फर्स्ट बुक थी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्स्ट बुक के तौर पे अपनाई गई। ये एल.डी. वाइट ने लिखा था। और जो सेकेंड बुक जो है वो भी टेक्स्ट बुक कहलाई, सेकेंड टेक्स्ट बुक विल्बॉय ने लिखा था, वो भी आगे आपको मिलेगी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैक्सोनियन थ्योरी जो है अब बहुत ही घिसा पिटा सवाल हो गया है, ये कई जगह पूछा गया है। ये जैक्सन एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, उनके टाइम में जो वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको स्पॉइल सिस्टम बोलते थे। स्पॉइल सिस्टम मतलब कि एक तरह का वो उसको क्या कह सकते हैं, पैट्रोनज, पैट्रोनज ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए। मतलब कि जो पॉलिटिकल अलाइंड जो लॉयलिस्ट हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप अच्छे अच्छे पोस्ट प्रेसिडेंट दे देते थे। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में समझिए, यदि कोई पार्टी जीतती है तो उस पार्टी के जो विचारधारा को मानने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको चुन चुन करके अच्छे पोस्ट दिए थे, तो उसको स्पॉइल सिस्टम कहा गया। तो ये सिस्टम जो है 1883 तक चला, उसमें बहुत हंगामा हुआ। मिस्टर प्रेसिडेंट जो थे जैक्सन, उनको किसी ने गोली मार दी, किसी अनएम्प्लॉयड ने, ये कहते हुए कि आपके स्पॉइल सिस्टम के चलते मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो उस पर जो है सिविल सर्विस रिफॉर्म हुए, एक पेडरेंटल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म आया जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लीजिए। और इसने जो है स्पॉइल सिस्टम को रिमूव किया और मेरिट सिस्टम यूएस में लाया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, Which of the four major issue of public administration were debated in the Minobrook Conference 1968? अभी मैंने आपको बताया कि 1968 में फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उससे अशर अप हुआ, मतलब वो एरा आई एनपीए की, और उसमें जो है जो कोर थीम थे एनपीए के, रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस, उसको डिस्कस किया गया। इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है, इन विच बुक द फॉलोइंग रॉबर्ट डहल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि रॉबर्ट डहल जो है एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, मतलब उनका कहना है कि डेमोक्रेसी में जो मल्टीपल ग्रुप होते हैं उनमें पावर डिवाइडेड होता है, कभी एक ग्रुप जीतती है पॉलिसी मेकिंग में, कभी दूसरी ग्रुप, और इससे जो है प्लूरलिटी बनी रहती है। उन्होंने पॉलीआर्ची नाम की बुक भी लिखी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है लागू केवल अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम पे ही होता है, इंडिया जैसे में नहीं होता है। तो उन्होंने
सॉरी, उन्होंने एक बुक लिखा था हु गवर्न्स, और हु गवर्न्स जो है उसमें उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी को एक्सपाउंड किया था। तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, बट नॉट सो मच। हु सेड सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। मैंने आपको बताया है, एमबीओ पढ़ाया है, पीटर ड्रकर को याद कीजिए, ये मैनेजमेंट गुरु भी है मॉडर्न टाइम में। उन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जो है आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, हर यूनिट जो है और हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, और उसी के तहत जो है वो प्लान करता है अपने वर्क को और साल भर काम करता है। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। Which committee recommended unified grading system for the British civil service? अभी आपने देखा फुलटन कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट यूके में थी, जो मेरिट सिस्टम भी लाई थी, एक्सपोर्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया था, उसने यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू किया था सिविल सर्विसेज। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आर्बिट, चूंकि लाल से मारा हुआ है तो आर्बिट है, तो फुलटन कमेटी याद कर लीजिए। एस्थन एंड ये सब जितने कमेटी जो यूके यूएसए में है उन सबको याद करने में आपको कुछ एडिशनल फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वायलेट कलर से रीजन एडजर्सन क्वेश्चन है, इसका मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इसका ऑफिशियल आंसर है सी। अब हम लोग देखते हैं कि सी होना चाहिए कि नहीं। एडिक्वेट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द स्टॉपेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ करप्शन। कौन बोलेगा ऐसा नहीं? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। करप्शन लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये स्टेटमेंट गलत है। करप्शन बहुत तरीके से हार्म करता है और उसमें एक वो डेमोक्रेटिक डेफिसिट भी पैदा करता है। आप याद रखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको हर जगह घूस देनी पड़ती है, तो आपका क्या डेमोक्रेसी पे भरोसा रहेगा? क्या क्या आपको फील होगा कि आपकी गवर्नमेंट है, आपके लिए गवर्नमेंट है, आपके द्वारा गवर्नमेंट है? तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो कैसे हार्म नहीं करती है? लेकिन ये सवाल, ये इसका ऑफिशियल आंसर कहता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। ओके, ये तो बहुत आसान है। ये इसलिए आसान नहीं कहते हैं कि ओम्बड्समैन जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइम में सेटअप किया गया। आप इसको मैच कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि स्वीडन में सबसे पहले किया गया। यदि आपको पता है मेरी तरह कि 1809 में किया गया, तो ए का टू और ए का टू और आपका काम बन गया। वाओ, बाकी आपको जानने की जरूरत भी नहीं। अब हम लोग आते हैं पेपर 3 पे, दिसंबर 2012 का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मीडियम डिफिकल्टी लेवल का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल सर्विसेज इन ए डेवलपिंग सोसाइटी। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। कॉमन सेंस क्वेश्चन मैं उसको बोलता हूं जिसको कि आपको ओवरऑल यदि आइडिया है तो आप उसको जस्ट अपने कॉमन सेंस से वहीं पे पढ़ के इंग्लिश की नॉलेज के बेसिस पे आप कर सकते हैं। जैसे डेवलपिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सिविल सर्विसेज प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड होगा, वो रूल रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन पे ही केवल फोकस नहीं होगा। तो इट शुड एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, यस। इट शुड हैव कंसर्न फॉर सोशल इक्विटी, यस। सब पब्लिक, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इट शुड हैव कॉमन कंसर्न फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। कोई बोलेगा ऐसा क्या? मतलब ये आउटलैंडिश स्टेटमेंट है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करेगा डेवलपिंग सोसाइटी में। तो थ्री, अब थ्री जहां जहां उसको काट दीजिए, थ्री नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, थ्री नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा वो, इसीलिए ये आसान, इसको इजी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट केवल आप गलत निकला और आपका ये क्रैक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आसान होना चाहिए, क्योंकि जो मैचिंग गेम खेल सकते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप आपको पता है, टेलर का कॉन्सेप्ट है, डी का टू, डी का टू, तो ये आपको ये दोनों तो खत्म हो गए। एक और मिल जाए, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है एल्टन मायो ने दिया है, तो सी का फोर, सी का फोर हम लोग खोजते हैं, सी का फोर, और हमारी क्रैक हो गई, आसान। Which one of the following was not included as a principle of administration by Willoughby in his principle of public administration? ये इसलिए अर्बिट हो जाती है कि ठीक है, यहां तक तो हमें पता है कि चलो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड टेक्स्ट बुक मानी जाती है, विलबॉय ने लिखा। अब इसके अंदर घुस के ये जानना कि इसमें से कौन सा उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताया है अपने इस बुक में, तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने कोऑर्डिनेशन को नहीं बताया, बस जान लीजिए, बाकी इन्होंने बताया है। इससे अधिक मतलब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अगेन वही यूनिटी ऑफ कमांड जो फायोल ने अपने 14 पॉइंट प्रिंसिपल में दिया है। उसका मायने क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक जो सबॉर्डिनेट है, एक सबॉर्डिनेट, उसका एक ही बॉस है,
उसका दो बॉस नहीं है, डबल रिपोर्टिंग नहीं है, नो। तो ये अकाउंटेबिलिटी को तय करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने तो ये कहा था, इस बॉस ने हमें बोला था, फिर वो बोलेगा कि उस बॉस ने तो तुम्हें ये कहा था। नहीं, मेरा तो दो दो बॉस है, तो मैं किसकी बात मानूंगा। तो अकाउंटेबिलिटी यूनिटी ऑफ कमांड्स इंश्योर करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं टेलर कितना पॉपुलर है। तीसरा चौथा क्वेश्चन है, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट में टाइम एंड मोशन स्टडी था, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था, मतलब कि इंसेंटिव सिस्टम के ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप था, आपने देखा 4 जो है प्लानिंग फोरमैन, 4 एग्जीक्यूशन फोरमैन। लेकिन पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में तो ऐसा नहीं था कि वर्कर का था, तो इसलिए ये नहीं। Who among the following has called Weber's ideal type bureaucracy as unsuitable for developing society? सेकेंड टाइम पूछा जा रहा है। एक बार आपको इन्होंने नॉलेज खुद दिया था क्वेश्चन ने कि फ्रेड रिग्स ने जो है वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को डेवलपिंग कंट्री के लिए अनसुटेबल बताया था, और यहाँ पूछ रहा है किसने कहा था, तो अपने ही इन्होंने जवाब दिया। दूसरे साल में पूछ रहे हैं, इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना इतना इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो फ्रेड रिग्स। द कमिटी ऑन एश्योरेंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है भाई। पार्लियामेंट एश्योरेंस, पहले तो जानिए पार्लियामेंट एश्योरेंस कमेटी होती क्या है। पार्लियामेंट में एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन के जवाब में गवर्नमेंट कई बार कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा करने का इरादा है। उन सब को पार्लियामेंट एश्योरेंस मान लेती है, एश्योरेंस फॉर एक्शन। और उस पर एक कमेटी होती है, वो इसका लेखा जोखा रखती है कि वो जो वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम ऐसा करेंगे, उन्होंने ऐसा किया या नहीं। इसको कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री एश्योरेंस कहते हैं। ये एक तरह का क्या है, ये कंट्रोल लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, मतलब इट्स जस्ट कॉमन सेंस की लेजिस्लेटिव कंट्रोल है। द मोस्ट लॉजिकल क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश अ लाइन फंक्शन फ्रॉम स्टाफ, अगेन फिर वही लाइन स्टाफ आ गया। ये है स्टाफ फंक्शन जो एडवाइजरी, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल सर्विस होती है। इसमें हॉरिजेंटल लेवल पे जो है रिपोर्टिंग होती है, और जो लाइन फंक्शन है वो वर्टिकल से दिखाया जाता है, जो कि कोर ऑपरेटिव फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन का करती है। तो मोस्ट लॉजिकल क्राइटेरिया जो है लाइन और स्टाफ को बांटने का क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फंक्शनल, ऑथोरिटी, ग्रुपिंग, डिपार्टमेंटल, सबसे जो है ऑथोरिटी रिलेशनशिप जो है, ठीक है ये आंसर भी है। वैसे तो फंक्शनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है ऑथोरिटी ये कह रहे हैं ऑफिशियल आंसर है, तो क्योंकि ऑथोरिटी स्ट्रक्चर जो है ये कमांड एंड कंट्रोल होता है, और ये एक तरह से पैरेलल में जुड़ता है हॉरिजेंटल लेवल पे, तो ऑथोरिटी रिलेशनशिप से भी इसको अलग किया जा सकता है। फिर वही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लौट के आ गया। सीवीसी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांतानाम कमेटी रिपोर्ट। 1962 में बैठी थी, 64 में इसने रिकमेंडेशन दिया, या 63 में रिकमेंडेशन दिया था सीवीसी बनने का, और सीवीसी बनी 1964 में। According to Herbert Simon, if a decision is directed towards individual goal, common sense question है। देखिए साइमन का कहना है कि जो कई बार डिसीजन जो है बहुत पैरोकियल होता है, एक इंडिविजुअल अपने गोल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन में लेता है, उसके इंटरेस्ट में है, तभी वो जो है वो डिसीजन लेता है, तो वो पर्सनली रैशनल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल नहीं होता है। मतलब रैशनलिटी जो है इट इज लिमिटेड टू दैट पर्सन। वैसे मतलब इसको आप कॉमन सेंस से भी क्रैक कर सकते हैं। The Lokpal and Lokayukt Bill 1968 was passed by Lok Sabha lapsed because, अब ये जो कहानी जब आप देखेंगे लोकपाल बनने की, मैंने भी आपको कहानी बताई है, तो उसमें पहली बार ये बिल लोकसभा में 1968 में ही पास मतलब ये पुटअप हुआ था, लेकिन उस समय में जो है अर्ली डिसोल्यूशन हो गया था लोकसभा का, तो वो बिल नहीं बनी, और उसके बाद से समझिए 2011 तक जो है वो 8 या 9 बार कोशिश की गई उसको पार्लियामेंट में लाने की, और हर बार किसी न किसी तरह सबवर्ट किया गया। डिफिकल्ट टू नो, लेकिन यदि आपने मेरा वीडियो देखा है या कोई और, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ये तो और भी डिफिकल्ट है। सी राजा गोपालाचारी जो पहले इंडिया के गवर्नर जनरल बने, इंडियन गवर्नर जनरल आजादी के बाद, और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की भी बाद में स्थापना की थी, तो उन्होंने जो है गुड एडमिनिस्ट्रेटर के 6 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बताए थे। उन्होंने एक लेक्चर दिया था ऑल इंडिया रेडियो पे, जो आप यहाँ पे जाके उस लेक्चर को पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ पार्ट उसका पढ़ा है। उसमें उन्होंने जो है गुड एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ गुण बताए। तो इसमें से कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ये गुण नहीं है, और एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल मैटर, बाकी उन्होंने गुण जो है बताए हैं, तो ठीक है, मतलब
डिफिकल्ट है इस तरह के क्वेश्चन को पिक करना। अगेन सांथानाम कमेटी तीसरी बार आ रही है। ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन वाज अपॉइंटेड इन 1962। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको याद कर लीजिए, इसका सीवीसी से क्या नाता है उसके रिकमेंडेशन में बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी report said that community development program and national extension service has failed to evoke popular enthusiasm? अब देखिए, यदि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे सारे कमेटी का अध्ययन करेंगे तो आपको एक कमेटी मिलेगी जो सबसे पहले सेटअप हुई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, परहैप्स 1957 में। वो जो नेहरू जी ने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी हर ब्लॉक में, और बाद में उसको एक्सटेंड किया गया था तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के तौर पे, उसकी फंक्शनिंग के लिए बेसिकली एक कमेटी बनी थी। लेकिन ये अल्टीमेटली इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की प्रस्तावना कर दी या सजेशन दे दिया, तो इसलिए बलवंत राय। जीवीके राव वही है जो प्लानिंग कमीशन ने दिया, एलएम सिंघवी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। सरकारिया कमेटी 1983 में बनी थी, सेंटर स्टेट रिलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी। बाद में एम पुंछी कमीशन जो है 2007 में सेटअप हुई। तो ये दो कमीशन को आप सेंटर स्टेट के लिए याद रखिए। सांतानाम कमेटी को एंटी करप्शन के लिए याद कीजिए, और बलवंत राय, जीवीके राव, एलएम सिंघवी और अशोक मेहता, इन सबको पंचायती राज के लिए। दो स्टेटमेंट है, तो ये चूंकि ग्रीन है इसका मतलब कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, एजर्सन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये कहते हैं कि हमेशा ऐसा संभव नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस हो, ऐसा संभव हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपको डुअल रिपोर्टिंग करानी पड़ती है। उसका कारण ये होता है कि टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरविजन। तो कई बार आपको जो है इसको टेक्निकल बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस को रिपोर्ट करना है, तो यूनिटी कमांड टूट जाती है। इसलिए ठीक है, ये रीजन एजर्सन दोनों सही है, और रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए ए होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जून 2013। ये लास्ट साइकिल है जो मैंने इस पेपर में डिस्कस किया है। इसके पेपर 2 को पहले डिस्कस करेंगे, फिर पेपर 3 को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस साइकिल का, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अगेन फ्रेडरिक्स लॉर्ड के आ जाते हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में इसमें से देखिए, इज बेस्ड ऑन, अभी तो आप देखेंगे मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग सोसाइटी में बेस्ड था। तो ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जॉब लोडिंग का क्या मायने होता है? वैसे तो ये आपको देख के अरबिट क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो फ्रेडरिक हाइजबर्ग ने, जिन्होंने की मोटिवेशन थ्योरी दिया था या हाइजीन थ्योरी दिया था, उन्होंने ये कहा कि मोटिवेशन, एक वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर जो है जॉब लोडिंग है। जॉब लोडिंग दो टाइप की हो सकती है। एक वर्टिकल जॉब लोडिंग है, जिसमें कि आप उसके जॉब को इनरीच करते हैं, जो जॉब है उसकी आप वैल्यू बढ़ा देते हैं, गिविंग एम्प्लॉय मोर चैलेंजिंग वर्क। इट इज इंटेंडेड टू कंट्रास्ट विद जॉब इनलार्जमेंट। लेकिन एक दूसरा जो है जॉब लोडिंग होती है हॉरिजेंटल, वो केवल आप उसको ज्यादा काम दे देते हैं, काम का नेचर चेंज नहीं होता जो इसमें चेंज होता है। तो जॉब लोडिंग का मतलब ये हुआ कि डेलिब्रेट अपग्रेडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंज ऑफ द जॉब। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर नहीं, मेकिंग द जॉब मोर इंटरेस्टिंग। ये भी ठीक है, क्योंकि ये ठीक है तो ये भी ठीक ही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव है। तो इसीलिए आई करेक्ट माई सेल्फ, एंड सही में इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक भी बताना चाहता हूँ कि जब भी ऑल ऑफ द एबव यदि कोई ऑप्शन हो तो आप एकदम चौकन्ने हो जाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द एबव जो है सही होता है जनरली। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने अपनी ये बातें एक आर्टिकल में कही थी। उस आर्टिकल का नाम था वन मोर टाइम, हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज। निगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन, ये भी जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव मोटिवेशन हर्ट्जबर्ग में भी आप ले सकते हैं, और कई साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि देखिए निगेटिव मोटिवेशन क्या है। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको जिसको बोलते हैं कि कैरेट। दूसरा है स्टिक, मतलब कि डर। तो डर एक इंपॉर्टेंट है। थ्रेट और फियर में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर सोबर वर्ड जो है वो फियर है, थ्रेट नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में फियर के चलते लोग जो मोटिवेटेड होते हैं कि भाई यदि नहीं करेंगे, और यदि मैकेविलियन यदि कॉन्सेप्ट लीजिए, तो जो कैरेट से अधिक जो है मोटिवेशन स्टिक पैदा करता है। मतलब डर के मारे एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ना कि इंसेंटिव के चलते। हर्बर्ट साइमन वॉज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाई विच थिंकर, उससे पहले जो आए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चेस्टर बार्नार्ड से
प्रभावित थे, ये आपको याद होना चाहिए। साइमन पे जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि उन्होंने कौन सा मेथोडोलॉजी अपनाया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाउंडेड रैशनैलिटी और सेटिस्फाइंग, ये सब तो उनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन उन्होंने जो मेथड अपनाया था इन्वेस्टिगेशन का वो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिव मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। बेसिकली पॉजिटिविज्म जो है इंपेरिसिज्म है, जो है उसके बेसिस पे, मतलब जो सेंस एक्सपीरियंस से आप नॉलेज ले सकते हैं उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल बनाना, थ्योराइज करना, और लॉजिकली जो है अपने आप में कंसिस्टेंट यदि प्रोपोजिशन है तो वही ट्रूथ है। तो सॉरी, तो इसको जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वियना सर्कल में काफी पॉपुलर हुआ था। वियना सर्कल जो है जिसमें विटगिंस्टीन थे, मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, और भी कई उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इससे जो है साइमन इन्फ्लुएंस थे और लॉजिकल पॉजिटिविज्म को उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया अपने डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आगे आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ रीजन एजर्सन मैंने सिंपली दे दिया है क्योंकि इसमें मुझे भी कंफ्यूजन हुई है, आपको मैं डिस्कस करता हूं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन फॉर्मल प्रिंसिपल। ये कोई इसको नकार नहीं सकता है, ये ट्रूथ है कि ये फॉर्मल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड ऑल, जो उस समय की गुलिक, उर्विक की, फायोल की एंड ऑल। क्लासिसिस्ट लैक्ड बिहेवियरल एनालिसिस, ये भी अपने आप में ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, इसके ऑफिशियल आंसर के अनुसार नहीं करता है। तो लेट अस गो विथ इट एंड इसको बी मान लीजिए। ग्रीन ग्रीन वायलेट, easy easy medium. Who among the following thinkers rejected the principle of administration as myth and proverb? अब अगेन एक बार हर्बर्ट साइमन आते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि हर्बर्ट साइमन ने एकदम सिरे से नकार दिया जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें कि टेलर, गुलिक, उर्विक, विलबॉय और जितने उसके पहले आए थे, फायोल, इन सब को इन्होंने कहा कि ये बेसिकली कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, बेसिकली ये मिथ एंड प्रोवर्ब है। उन्होंने प्रूफ किया उसको। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस, अगेन वही GOI आ जाता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये किससे रिलेटेड है ये पूछ रहे हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने ये दिया था, ये ऑथोरिटी से रिलेटेड है। बेसिकली जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या कहता है कि जो कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं बॉस के जो सबऑर्डिनेट बिना किसी दिमाग लगाए हुए उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने हजारों बार एग्जाम्पल दिया होगा डिफरेंट जगह पे, कि जैसे एक बॉस बोलता है कि अपने प्यून को कि चाय पिलाओ, कभी कोई प्यून जो है ना वो उसको रजिस्ट नहीं करता है, उसको एकदम ये मान के चलता है। या यदि उसको बोलेगा ये फाइल को यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाओ, कभी नहीं बोलेगा मैं सर क्यों ले जाऊं। लेकिन वही यदि बॉस बोलता है कि तुम मेरे घर के लिए सब्जी खरीद के लाओ, तो इसमें 50% चांस है कि प्यून फ्राउन कर सकता है। वो देख सकता है बॉस की तरफ इस तरह से कि मैं क्यों सब्जी खरीदूं। वो आपको खरीद भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में नहीं आता है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं इसको। नेम द स्कॉलर हु एनालाइज लीडरशिप एज सर्कुलर रिस्पॉन्स। ये सर्कुलर रिस्पॉन्स पहले क्या है समझिए, मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। इनका कहना है कि जो डायलॉग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्कुलर होना चाहिए, लीनियर नहीं होनी चाहिए। लीनियर डायलॉग होता है मोनोलॉग, मतलब ये बॉस है, सबऑर्डिनेट है, बस बॉस बोले जा रहा है बोले जा रहा है। सर्कुलर रिस्पॉन्स है कि बॉस ने सबऑर्डिनेट को कुछ कहा, सबऑर्डिनेट ने उसका रिस्पॉन्स दिया, बॉस ने उसको समझा, अप्रिसिएट किया, उस बेसिस पे फिर उसने अपना नेक्स्ट रिस्पॉन्स दिया, और इस तरह से डायलॉग होती है। तो ये MP फॉलेट का है जिन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट जो साइकिल है, जो मतलब पेपर है, साइकिल तो लास्ट जून 2013 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके पेपर 3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुलिक हैज नॉट कवर्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे ये चीफ एग्जीक्यूटिव देके इन्होंने कंफ्यूज किया है। वैसे ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सिंपली है कि पोस्ट कॉर्प जो गुलिक ने दिया था उसमें क्या नहीं आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये नहीं आता है, बाकी सब आता है। ये जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इसमें जो है एडजुडिकेटिंग नहीं आता। इजी क्वेश्चन। मैंने केवल इसको वायलेट इसलिए किया कि उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फिगर इन द लिस्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फायोल। मैंने आपको बताया कि 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, आप इसको एक बार यहाँ देख लीजिए।
इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, याद कीजिए, इक्विटी, स्पिरिट डी कॉप, डिवीजन ऑफ वर्क एंड लाइक दैट। तो इसको यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा यदि आपको ये याद है तो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये इसमें है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो ये तो वन सही होगा, तो इसमें वन नहीं है तो इसको खत्म कर लीजिए। अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको अभी रुक जाइए। स्पिरिट डी कॉप है तो थ्री होना जरूरी है, तो ये खत्म हो गया। अब ये है कि इक्विटी, इक्विटी इसमें है, तो इक्विटी है तो फोर होना मस्ट है, फोर केवल इसी में है इसलिए ये सही है। इस तरह से आप मतलब क्रैक कर सकते हैं। Under the code developed by worker at the Western Electric Company, one who passes unfavorable information about his colleague to his superiors is called चुगलखोर। मतलब बेसिकली जो हॉथरिनी एक्सपेरिमेंट में एक शायद गैंग बॉस रिपेयर एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि एक ग्रुप डायनेमिक्स को वो एग्जामिन करते हैं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथरिनी प्लांट में। तो उसमें वो ये दिखाया था कि ग्रुप अपनी नॉर्म खुद तय करता है कि एक लिमिट से अधिक जो है वो प्रोड्यूस नहीं करनी है, एक लिमिट से कम नहीं करनी है। ऑर्गेनाइजेशन के का जो टारगेट होता है उससे अलग जो है ग्रुप अपनी टारगेट तय करता है। तो जो ग्रुप के टारगेट को ओवर अचीव करता है उसको रेट बस्टर कह के उसको दूसा जाता है, जो ग्रुप के टारगेट से कम करता है उसको चिजलर कहा जाता है, और जो चुगली करता है बॉस को ग्रुप के अगेंस्ट में उसको स्क्विलर कहा जाता है। तो ये यहाँ पूछा गया है। According to Herbert Simon, a decision is usually compounded of, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इसको समझाया था जब रैशनल डिसीजन मेकिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें तीन स्टेज होती है, ये मैंने आपको बताया था। इंटेलिजेंट स्टेज, या आप कह लीजिए स्कैनिंग स्टेज, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव को चूज करने वाले स्टेज जो है एनालिसिस स्टेज, और फिर जो है चॉइस स्टेज। तो इसमें जो बेसिकली जब आप अपना गोल सेट करते हैं, मतलब हर जो डिसीजन होता है वो एक गोल को अचीव करने का मीन को का चॉइस होता है। तो जब गोल या एंड या ऑब्जेक्टिव जो डिसीजन का जब आप सेट करते हैं वो वैल्यू जजमेंट होती है। वहां पे आपका वैल्यू, नॉर्म, प्रिंसिपल, आपका वर्ल्ड व्यू, आपका थॉट सामने आ जाता है, वहां फैक्ट नहीं होता है। और जब एक बार आप वैल्यू जजमेंट करके अपना गोल को सेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो अल्टरनेटिव को जो आप एनालाइज करते हैं और उसको जो आप उसको जो जिस बेसिस पे जज करते हैं कि कौन अल्टरनेटिव बेहतर है, वो फैक्चुअल जजमेंट होती है। सो डिसीजन कंसिस्ट ऑफ वन वैल्यू स्टेटमेंट एंड सेवरल फैक्ट स्टेटमेंट। ट्रिकी क्वेश्चन बट कैन बी क्रैक्ड। Which one of the following principle of organization has not been enunciated by Mooney and Riley? Mooney and Riley ने जो है ये बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने जो है तीन प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से इनंसिएट किया था, प्रोपाउंड किया था। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर प्रोसेस, स्केलर प्रोसेस वही है मतलब कि कमांड एंड कंट्रोल, ऊपर से लेके नीचे हायरार्की जो होती है, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल इफेक्ट और फंक्शनल प्रिंसिपल। तो इसमें इक्विटी प्रिंसिपल केवल नहीं था, ये तीनों थी। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन या आर्बिट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव इनंसिएशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी? लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यदि इस बुक को आपको जानना चाहिए, यूजीसी नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मल्टीपल एसे एडमिनिस्ट्रेशन के बेस्ट एसे का कलेक्शन था जिसको एडिट लुथर गुलिक ने किया था। और इस बुक में जो है पोस्ट कॉर्ब की थॉट पहली बार उन्होंने दिया था, 1937 में ये बुक आई थी, और इसको जो है मोस्ट कम्प्रिहेंसिव इनंसिएशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी माना गया। सो यहाँ खोज लीजिए, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्स बेवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी? हर कंपटीशन में आपको ब्यूरोक्रेसी की फीचर पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी रूल बेस्ड होती है, मेरिट बेस्ड होती है, इम्पर्सनल होती है, कैरियर ओरिएंटेशन होता है, फिक्स्ड टेनियर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ब्ला ब्ला। तो इसमें सेपरेशन ऑफ ऑफिस फ्रॉम इट्स इनकम्बेंट, मतलब इम्पर्सनैलिटी, कोई पर्सन नहीं, वहां पोजीशन की बात होती है, तो सही है। रिजिड अडेरेंस टू रूल होती है, रूल रेगुलेशन,
सिलेक्शन बाय पैट्रोनेज नहीं, बाय मेरिट होती है, तो उसको काट दीजिए। और फिक्स रिम्यूनरेशन होता है ऑफिसर का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग? अगेन साइमन को याद कीजिए, या कोई भी और डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, सब इसमें आपको बिल्कुल सही होगा, लेकिन एक जो स्टेटमेंट इसमें दिया है वो बिल्कुल गलत है कि इट इज एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी। अनकॉन्शियस नहीं है, इट इज ए कॉन्शियस एक्टिविटी, कॉन्शियसली थॉट करके आप डिसीजन लेते हैं। इट इज नॉट ए अनकॉन्शियस एक्टिविटी, इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, इट इज एन इन्वायरमेंट लिंक्ड एक्टिविटी। डेफिनेटली आप इन्वायरमेंट से इनपुट लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। इट नीड्स स्टडिंग एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन, लेकिन ये सही नहीं है। Point out from the following the uncommon factor between public and private administration. अब देखिए, प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स ने डिफरेंस किया और कई ने नहीं किया। आपको ये भी जानना चाहिए किसने किया किसने नहीं किया, मैंने अपने गाइड में बताया है। यहाँ पे दो ऐसे थिंकर का मैं दे रहा हूँ जिन्होंने कि पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग माना है। हर्बर्ट साइमन ने भी माना है, पॉल एच एप्पलबाय एंड जोसिया स्टैम्प। उसमें पढ़ लीजिए कि किन किन बेसिस पे उन्होंने किया, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन जो है एक फैक्टर है जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करता है। तो देखिए, अकाउंटिंग दोनों में होती है। फिलिंग का क्या मतलब है, डोंट नो, क्या पोस्ट फिलिंग है या जो भी है। मैनेजरियल टेक्निक दोनों में बराबर यूज होते हैं। ड्रकर का आप लीजिए चाहे और कोई भी और लीजिए, वो सब दोनों यूज होते हैं। फायोल के भी 14 पॉइंट प्रिंसिपल यूज होते हैं। बट स्कोप और कम्प्लेक्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा स्कोप है प्राइवेट से, जो यहाँ भी आता है, ब्रेथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन, पॉल एच एप्पलबाई में। Which of the following concept of administration is action oriented rather than structure oriented? अभी हम लोग ने देखा कि एडवर्ड वेडनर ने किस तरह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित किया। इट इज ए एक्शन ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है रूल रेगुलेशन से कम चेंज एंड एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। Who among the following are called staff official? अगेन फिर वही स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन आ गई। Those who help the chief executive in the performance of his primary function. ये बेसिकली इसको कहना ये चाहिए, ये गलत कहते हैं। Those who help the line management in performance of their primary function, not only the chief executive, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, पढ़ लीजिएगा, मैंने अपने ही गाइड से लिया है, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, काफी चीजें मैंने आपको बताई इसके बारे में। ये चूंकि लाल कलर से, इसका मतलब है कि आपको इसमें डिफिकल्टी हम लोग को हो सकती है रीजन एडजस्टमेंट में। लेट अस रीड। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एट द एपेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कोई बोलेगा कि ये गलत है, ये तो ट्रू है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिज रोल हैज बिकम इंक्रीजिंगली मल्टी डायमेंशनल। अब तो एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ उसको काम करना पड़ता है और उसके कई और फंक्शन हो गए, ये भी ट्रू है। अब ये अपने आप में कैसे ये इसको एक्सप्लेन करता है, आई डोंट नो, लेकिन इसका आंसर ए है। अब आप देखिए क्यों बी नहीं हो सकता है। परफॉर्मेंस बजटिंग बिकेम पॉपुलर इन, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये इन्होंने निकोलस हेनरी के बुक से ले लिया है। और निकोलस हेनरी ने ये नहीं कहा है कि दुनिया में कब पॉपुलर हुई, उन्होंने कहा है अमेरिका में कब जो है परफॉर्मेंस बजट पॉपुलर हुआ, वो 1950 में हुआ था। लेकिन अमेरिका में कोई चीज पॉपुलर होती है तो उसको आप क्वेश्चन पूछ देंगे, ये ठीक नहीं है। तो फिर भी चलिए, इन्होंने पूछा है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। चेस्टर बर्नार्ड, इसको हम लोग गेम खेल सकते हैं। चेस्टर बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ए का 4, और समझिए इससे आसान क्या हो सकता है। आपको और कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको आगे नॉलेज के लिए आप मैच कर लीजिए, एक से क्रैक हो गया। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक और एनालाइज किया है, डीप एनालिसिस किया है कि इन सारे क्वेश्चन को यदि आप देखें, करीब हम लोगों ने 74 क्वेश्चन के आसपास अभी चर्चा किया। उसमें इजी देखिए कितना ज्यादा है, 31, मीडियम जो है 21 और डिफिकल्ट 22। ऑफ कोर्स मेरे अनुसार से, जो मैं सोचता हूं मेरे स्टूडेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इजी मीडियम मिला करके मोर देन 50 क्वेश्चन है, जो कि 70% से भी ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्कोरिंग होती है। और यहाँ पे मैंने जो है उन टॉपिक्स को फिर से दे दिया है जो ज्यादा पूछे गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप, तो इससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये सब थीम जो है पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा।
मुझसे कई मेरे स्टूडेंट पूछते हैं, सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किताब बता दीजिए यूजीसी नेट के लिए। डियर स्टूडेंट, लाइफ इतना आसान होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो बुक जिसको पढ़ के आप यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रैक कर दें, फॉर दैट मैटर आईआर क्रैक कर दें, कोई भी। उसका तरीका घुमा हुआ है। कोई बुक नहीं है, पहले तो समझिए। आपको जैसा मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, हर थीम टॉपिक को पकड़िए, उसको ऑनलाइन पढ़िए, पॉल साइंस हेल्प के जाके वीडियो देखिए, और भी सोर्सेज जो अच्छे लगते हैं उसको देखिए। आप ई ज्ञान कोर्स भी देख सकते हैं, काफी अच्छे उसके हैं। और अपने नोट्स बनाइए उस पे। ये पहला काम कीजिए। और उसके बाद जो मैं अभी कर रहा हूं वो कीजिए। सारे पास्ट ईयर जो पेपर आए हैं अभी तक यूजीसी नेट के, उसको उस थीम पे, जैसे कि टेलर से जितने क्वेश्चन टेलर से पूछे गए हैं उसको आप खोज लीजिए और उसको देखिए। और फिर देखिए कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आपकी जो रेंज है नॉलेज की, वो उसी लेवल का है कि नहीं जिस लेवल का वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फिर जो है ढेर सारे एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए जहां से भी मिले। जैसे कि पीजी के एंट्रेंस टेस्ट मैचिंग होते हैं, सेट के जो क्वेश्चन मैचिंग होते हैं, अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन मैचिंग हो यदि हैं तो कीजिए। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक जो एमसीक्यू के हैं उसको सीखिए और उसको यूज कीजिए। जैसे मैचिंग टाइप एमसीक्यू में प्ले कीजिए मैचिंग गेम, मतलब एक से कैसे क्रैक कर देते हैं, मैंने आपको बताया है। इलिमिनेशन टेक्निक जो है यूज कीजिए। एब्सर्ड ऑप्शन ढूंढिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर है वो थक जाता है ऑप्शन बनाते बनाते, वो अचानक एक एब्सर्ड दे देता है। आपने देखा है, जैसे आपने देखा कि कैसे डेवलपिंग कंट्री में सिविल सर्विसेज जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगा, ऐसा यदि किसी ने लिख दिया तो आपका काम बन गया, क्योंकि वो तो गलत होगा ही। देन लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जो होते हैं ना, जैसे 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तो जो सबसे लंबा स्टेटमेंट है जनरली वो करेक्ट होता है। स्पेशल जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर दिए, वो जनरली गलत नहीं होते, क्योंकि फैक्ट्स फिगर को क्यों कोई ऐसे चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो कोई कैसे पकड़ पाएगा, इसलिए वो सही होते हैं। जो आउटलैंडिश और क्रूड स्टेटमेंट जो होते हैं जनरली रॉन्ग होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। और यदि ऑल ऑप्शन या बोथ ऑप्शन करेक्ट, यदि आपके पास में ऑप्शन है तो ज्यादा चांस उसके सही होने के हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और रीजन एजर्सन टाइप एमसीक्यू में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है ए और बी को चुनने में। यहाँ पे यूजीसी नेट खुद ही गफलत करता है। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस तरह से मुझसे जुड़ें। और हम बहुत जल्द जो है आईआर की पास्ट ईयर पेपर लेकर के पार्ट 2 हम आपके सामने आएंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉट्स ऑफ फैसिनेटिंग क्वेश्चन विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। बी सेफ, बाय।